बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कल अलालत के बायस इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे, सांस में भी मुश्किलात का सामना था और बीमार भी थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जामबर ना हो सके। उनकी नमाज जनाजा तो कल 10 बजे मीनार पाकिस्तान में अदा की जाएगी। आज उनकी मैयत को देखने के लिए उनके घर के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात हैं। उनके चाहने वाले पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं और उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक तहरीक का आगाज़ किया और इस जिद्दोजहद में उन्होंने अपने साथ लाखों लोगों को जोड़े रखा। मुश्किल हालात में भी वो तहरीक चलाते रहे। आज उनकी तहरीक पर भी बात करेंगे और उनकी शख्सियत का भी कुछ तज़किरा करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एडिटर फोरम सहाफ़ी राना अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब और एडिटर इस्लामाबाद 92 न्यूज़ राव खालिद साहब और एडिटर कराची रोज़नामा 92 न्यूज़ सईद खावर साहब। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने मुश्किल हालात में भी तहरीक चलाई, फैज़ाबाद में धरने भी दिए, उनके धरने बहुत मशहूर भी हुए। हालिया जो धरना था, जो कुछ रोज़ कबल धरना था, इत्तलात ये हैं कि उनकी तबीयत पहले से ही काफ़ी नासाज थी और तबीयत की नासाजी के बावजूद भी वो धरने में शरीक थे। मुस्तनद खबरें हैं क्या कि उनकी तबीयत कितने अरसे से ख़राब थी और कौन कौन सी सियासी जमातें ऐसी हैं जो उन्हें इस्तेमाल करने में नाकाम रहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, शेखुल हदीस खादिम हुसैन रिजवी साहब से मेरा तल्लक ना तो एक सहाफ़ी वाला था और ना ही किसी और मामले में। मैं उनका बाकायदा एक शागिर्द भी हूँ और मेरा उनसे बड़ा ज़ाती सा तल्लुक़ था और वो तल्लुक़ ताहयात रहेगा उनकी तालीमात के हवाले से। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने तहरीक शुरू की, उस तहरीक के साथ कितने लोग जुड़े, चलते गए, आखिरकार इस पाकिस्तान की एक वाहद वो तहरीक बन गई जिसको कोई सियासी मकासद नहीं थे लेकिन दीनी मकासद ऐसे थे कि उनकी एक आवाज़ पर बड़े बड़े सियासतदानों से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे, खुद चल कर आते थे, किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने पल्ले से पैसा खर्च करते थे। लोग उनके जलसों में, जुलूसों में, धरनों में खाना खुद तकसीम करते थे और लोग वहाँ पर बारिश, धूप, आंधी, तूफान किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। आखिरी वक्त में जब ये धरने का ऐलान किया उन्होंने 15 तारीख के और उसके बाद पूरी भरपूर तरीके से कैंपेन शुरू की, तो मैं आपको बिल्कुल ये हकीकत बता रहा हूँ कि जिस वक्त ये कैंपेन शुरू होती है, कराची से वापस आते हैं ये खादिम हुसैन रिजवी साहब और उसके बाद कराची से पेशावर, पेशावर से लाहौर, उसके बाद मज़ार अल्लामा इकबाल पे जाते हैं। उस दौरान में उनकी तबीयत वाकई बड़ी ख़राब होती है मगर वो अपनी सेहत का 1% भी ख्याल नहीं करते और सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलना, लोगों को मोबिलाइज करना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, मुख्तलिफ टीमों को तश्कील देना, खुद थे, उनके बेटे लगे रहे, उनकी फैमिली लगी रही, उनके रुफ़का लगे रहे। उस दौरान में कई दफ़ा खादिम रिजवी साहब को कहा गया कि खादिम रिजवी साहब आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेडिसिन ले लें, लेकिन उस्ताद, हम उन्हें उस्ताद जी कहते हैं, तो उस्ताद जी ने सिर्फ एक ही बात की थी कि अल्लाह ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को निभा सकूं। और जिस वक्त ये धरने में पहुंचे हैं, जिस वक्त ये फैज़ाबाद धरने में पहुंचे हैं, तो उस वक्त खादिम रिजवी साहब को 103 बुखार था और बुखार की शिद्दत इस तरह थी कि उनको हाथ मिलाने वाले को महसूस होता था जैसे पूरे उनके जिस्म में तपश है। शदीद बुखार था, उन्हें खांसी थी, छाती दर्द हो रही थी, आंखें दर्द हो रही थी। लेकिन आप देखें कि वो फुटेज निकाल के देख सकते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब वहां से हिले नहीं, डटे रहे अपने, जब तक उनका आखिरी कारकुन वहां से नहीं चला गया उस वक्त तक खादिम हुसैन रिजवी साहब वहां से नहीं हिले। उसके बाद ये लाहौर आ गए। लाहौर इन हमें जब पता चला तो मैंने फैसल रिजवी से और इन बाकी लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी बाबा जी की तबीयत ख़राब है और आजकल मुलाकात नहीं हो रही तो आराम कर रहे हैं। तो बस इसी आराम पे भी, इस आराम के दौरान भी वो अपने मुख्तलिफ लोगों से रब्ते रखते थे। आखिरकार मजबूरन
उन्हें ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाया गया, ज़बरदस्ती उनको मेडिसिन देने दी गई, ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया गया कि आप जाएं, जाकर इलाज कराएं। और जिस वक्त उनका आखिरी वक्त था, ये तस्दीक करते हैं उनकी फैमिली के लोग कि उस वक्त भी उन्होंने दरूद शरीफ उनकी ज़बान पे था और एक उन्होंने ज़ोर से नारा लगाया था, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये था। अब एक बहुत बड़ी चीज़ जिसकी तरफ बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी उनकी ज़िंदगी में। किसी ने कहा कि खादिम रिजवी साहब फ़लाँ के कहने पर धरना देते हैं, किसी ने कहा फ़लाँ के कहने पर धरना देते हैं। ये मैं आपको मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मुसद्दक़ा। कई बड़ी सियासी जमातों ने करोड़ों रुपए की ऑफर की, बेइंतहा ऑफर्स की कि आप उनकी सियासी जमात की हमायत करें, आप उनकी सियासी जमात के एजेंडे को आगे लेकर चलें, आप उनके कहले पे फलां शख्स की मुखालफत करें। मगर खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ना सिर्फ उस करोड़ों रुपए की ऑफर को ठुकराया, बल्कि उन्हें वाज़े और क्लियर जवाब दिया कि मुझे याद है कि एक वक्त उन्होंने यहां तक कहा, मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर एक गली का बच्चा भी खत्मे नबूवत का नारा लगा रहा होगा तो मुझे वो हुक्मरान से ज्यादा अजीज होगा, सियासी लीडर से ज्यादा अजीज होगा। मुझे किसी से कोई नहीं लालच, मुझे किसी से कोई नहीं है, मैंने सिर्फ करना है। और 3 सियासी जमातों के उन्होंने नाम लिए कि ये सियासी जमातों के लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे ऑफर्स करते हैं, लेकिन मैं किसी सूरत में भी किसी का न, मैं अगर किसी का एजेंट बनता हूं, मैं किसी का एजेंट हूं तो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजेंट हूं। ये यासर थी। उन्होंने सियासी जमातों को बिल्कुल मुस्तरद किया कि नहीं, मैं किसी के साथ इस तरह नहीं कर सकता। खत्मे नबूवत के लिए उनकी जद्दोजहद भी मंजर आम पर है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर कोई उसकी तारीफ भी करता है, उन्हें सलाम भी पेश करता है। ख़ावर साहब, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीक का मुस्तक़बिल में अगर जिक्र होगा तो सर फहरिस्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम भी आएगा कि जो ख़त्म नबूवत के हवाले से डट जाते थे, अफ़हाम व तफ़हीम से काम नहीं लेते थे। आप उनकी तहरीक को और उनकी शख्सियत का अहाता किन अल्फाज में करेंगे? बड़े अफसोसनाक खबर है ये कि हम एक अहद आफरी शख्सियत से महरूम हो गए हैं। उनके कारकुन उन्हें बाबा जी कहते थे और हम भी मोहब्बत से उन्हें बाबा जी कहते थे और उनसे बड़ी मजलिसें रही हैं कराची में हमारी। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी दीन इस्लाम को और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मसला दरपेश हुआ है तो उसमें बाबा जी आगे बढ़ के आए और उन्होंने अपने इर्द गिर्द किसी को बुलाए बगैर इतने लोग जमा कर लिए कि वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए। और ख़ास तौर पर अब जब ये खाकों का मसला उठा तो इस पर भी उन्होंने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुनिया में कोई मजहबी शख्सियत, कोई सियासी शख्सियत उन जैसा कोई किरदार अदा नहीं कर सका और उन जैसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सका। आखिरी दिनों में मैंने देखा और उनसे बात भी हुई थी कि वो अलील थे, तो हमने भी उन्हें मशवरा दिया था कि आप आराम करें। तो कहने लगे जब तक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सवालिया निशान हैं आपका बाबा जी बैठेगा नहीं, आपका बाबा जी आराम नहीं करेगा। और मरने से चंद दिन पहले वो धरने में थे और उससे पहले वो कराची में आए थे। एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत की। वो एक थका देने वाला सफ़र था। सुबह से लेकर शाम तक उनकी रैली शाहराह फैसल और कराची की शाहराहों पर चलती रही। बाबा जी न थके हुए दिखाई दिए, बल्कि जिस जगह एक नए इज्तिमा का सामना करते तो हिम्मत से लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते थे। मैं समझता हूँ कि इस अहद में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अल मारूफ बाबा जी हमारे लिए एक तक़वियत का बायस थे और हुर्मत रसूल की हवाले से उनका किरदार जब भी आप तारीख उठाकर देखेंगे, जब भी तारीख इस्तकामत का वो एक पहाड़ थे जो अपनी जगह से कभी हिले नहीं, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि वो अपने बारे में अक्सर औकात ये कहा करते थे कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बारे में इतने अल्फाज कह देना कि चंगा सी पर सख्त सी। क्या समझते हैं कि कितने सख्त मिजाज आदमी थे और किस मौक़िफ़ पर सख्त थे? मेरा ख्याल है कि अगर जो सख्त गिरी का आम हम मफ़हूम समझते हैं उस हवाले से तो वो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इतने उनके वो ख़ुद इश्क़ रसूल में मुब्तला थे और उस निस्बत से उनसे जितने लोग इश्क करते थे तो सख्त गिरी शख्स से तो कोई इस तरह
इश्क में यानी नहीं पाया जाता। जितने जितने उनसे लोग मोहब्बत करते थे, उनके एक इशारे पे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, निकल आते थे और जिस किस्म की भी सख्तियाँ होती थी वो बर्दाश्त करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सख्त गीर थे, लेकिन एक यासिर होता ये है कि एक शख्स उसका जो असल उनका जो रूप है उसको समटाइम्स जो लोग हैं वो देख नहीं पाते, सिर्फ उनको 2 धरनों या 3 धरनों के हवाले से बहुत से नकात देखते हैं या उनको उन पे तनकीद करते हैं। जो उनका असल जो इल्म के हवाले से था, जो उनका फ़ारसी ज़ुबान पे अबूर के हवाले से था, मुहद्दिस के हवाले से था, आलम के हवाले से था, जो उनकी अप्रोच थी और जिस मिशन की उन्होंने शमा रोशन की, वो सिर्फ उनको उन धरनों की नज़र से देखना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती होगी। वो एक बड़ी हमाजहत शख्सियत थे और उनका ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के दरमियान इश्क़ रसूल के हवाले से। इमरान खान भी करते हैं, वो ज़रा और हवाले से करते हैं। ये जो एक जज्बा अंदर जो पैदा करते हैं लोगों के अंदर, जिस तरह से उन्होंने लोगों को उस इश्क में मुब्तला किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है और सख्त गिर उन्हें किसी हवाले से भी नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है कि जो जिसके दिल में इश्क रसूल है उसमें सख्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके दिल में इश्क रसूल है सख्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। भट्टी साहब, इतनी बड़ी तहरीक को लीड करना एक मुश्किल काम होता है कि आपने लाखों लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया हो, एक मकसद के लिए इकट्ठा कर लिया हो, तो आप क्या समझते हैं उन्होंने इस तरीका कार के तहत, इस एक एजेंडे के तहत कि इश्क रसूल पर मर मिटने को भी तैयार हैं, तहरीक को किस तरीके से लीड किया? जैसे देखिए खादिम हुसैन रिजवी साहब ने नमूस रिसालत और इश्क़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उन्होंने एक शानदार अपनी खिदमात सर अंजाम देकर अपना नाम तारीख़ में रकम कर लिया है। अगर हम देखें तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक बड़ा क्रिटिकल वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी और बैरूनी कुछ लोगों की एफ़र्ट्स के नतीजे में कुछ कवानीन के अंदर तरमीम करने की कोशिश की गई और उसके बाद जब सोशल मीडिया परवान चढ़ रहा था तो बैरून मुल्क से बैठे हुए लोग मुख्तलिफ खराफात का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके के ऊपर बहुत ओपनली और एक पूरे एक अपनी जो उनका उम्र भर उन्होंने जो इल्म हासिल किया उसके साथ वो सामने आए और 2 टोक अंदाज के अंदर उन्होंने नमूस रिसालत के लिए आवाज़ बुलंद की, लोगों को इकट्ठा किया और जिस वक्त के हुक्मरानों को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत थी वो उस वक्त इकट्ठे भी हुए। सख्त गिरी की अगर ज़रूरत पेश आई तो उसका मुजाहरा भी किया, डट के बैठे और उस वक्त के हुक्मरानों को उन्होंने उस वक्त रियलाइज़ करवाया था कि आपको ये इन इक़दामात करने की ज़रूरत है। आपके अंदर मौजूद कुछ लोगों ने कुछ गलत इक़दामात किए हैं, उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो एक डिबेट ओपन हुई थी और सबकी आंखें उन्होंने खोल के रख दी थी कि इस तरीके के साथ भी मुख्तलिफ कवानीन में एक बरीक कारीगरी का सहारा लेकर कुछ कार्रवाई वारदात डाली जा सकती है जिसके ऊपर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की और बिलखसूस अटक से अगर जेलहम रीजन की हम बात करें, मुख्तलिफ हमारे जाने वालों के साथ भी उनका इंटरेक्शन रहा, दर्स व तदरीस का उनका सिलसिला जारी रहता था। बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर रहते हुए उन्होंने बहुत शानदार तरीके के साथ लोगों की तरबियत की और बिलखसूस जब लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को आलमी जिन चैलेंजेस का सामना था अपने मुख्तलिफ वो खिताबात के अंदर वो दुनिया को भी ललकारते थे और लोगों को ये पैगाम देते थे कि आप अगर आप इश्क़ मोहम्मद रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने जिस जज्बे के साथ आगे बढ़ना है, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हुक्मरानों को भी जगाते थे। तो उन्होंने अपना भरपूर तरीके से अपना काम उन्होंने सर अंजाम दिया। खुद को वो गुलामे रसूल कहा करते थे, उनके मानने वाले उन्हें मुजाहिदे इस्लाम कहा करते थे कि अजीम शख्सियत थी, हर मौक़िफ़ पर डट जाया करती थी। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और उनको इस तरीके से इकट्ठा किया कि दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर मर मिटने को हर मुसलमान तैयार है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र व इस्तकामत अता फरमाए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाक सऊदी ताल्लुकात जो पिछली कई दिहाइयों से इतने मजबूत हैं
कि पाक सऊदी ताल्लुकात को एक बरादराना ताल्लुकात कहा जाता है कि हम एक अकाई हैं, हम उनके बगैर नामुकम्मल हैं और वो हमारी ताज़ीम भी करते हैं। इस ताल्लुकात में दरार डालने की हमेशा से कोशिश की गई, खित्ते में मौजूद कई ममालिक ने भी की, बैनुल-अक़वामी सुपर पावर्स होने का दावा करने वाले ममालिक ने भी की, और दीगर कई ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने इस ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की। हालिया दिनों में भी यही सूरत हाल हमें देखने को मिली, लेकिन पाक सऊदी ताल्लुकात माजी की निस्बत अब ज्यादा मजबूत हैं या माजी की निस्बत अब कमजोर हैं? इसी पर बात करने के लिए पैनल का रुख करते हैं। राना साहब, ये हालिया दिनों में पाक सऊदी ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश किसकी जानिब से की गई है, और उस कोशिश को हमारी हुकूमत ने या सऊदी अरब के रद्द अमल ने किस तरीके से नाकाम किया है? देखें यासर, आज मेरी मुलाकात भी हुई सऊदी सफ़ीर से और मैंने बड़ी डिटेल इस मामले में भी गुफ्तगू हुई और बहुत से दीगर मामलात पे गुफ्तगू हुई। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो बाकायदा दो ऐसे मुल्क शामिल हैं जो हर सूरत में चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात खराब हो, और उसके लिए उन्होंने एक भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर भी की हुई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल अपना रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया लिस्ट जो लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कुछ उनके पेरोल पे जो लोग हैं उनको भी, चाहे वो किसी भी शोबे से तल्लुक रखते हैं, सहाफत से हो या किसी और शोबे से हो, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुक ऐसे खराब किए जाए, और इसके लिए आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक तल्लुक नहीं था, बहुत कुछ कह दिया गया, बल्कि कई अखबारात ने तो बगैर तस्दीक के खबरें भी कई ऐसी चला दी। तो इन तमाम चीजों के पीछे नजर आया कि कुछ ऐसी गुफ्तें थी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात खराब करना चाहते थे, मगर उनको उसमें बड़ी बुरी तरह नाकामी हुई। नाकामी के बाद ये वाज़ेह हो गया, पहले कहा गया कि पाकिस्तान के वहां से लाखों जो मजदूर हैं उन्हें सऊदी अरब से निकालने का फैसला किया गया। ये बात भी खत्म होगी, कोई ऐसा मामला नहीं था, बल्कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी जो मजदूर थे वहां पे उनको इतना रिलीफ दिया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और आइंदा आने वाले साल में तो बाकायदा कफील का जो एक मामला होता था कि कफील के बगैर जा सकते नहीं आ सकते, वो भी डिमांड हुकूमत पाकिस्तान की थी कि उस मामले को खत्म किया जाए, वो भी खत्म कर दिया गया। यानी सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को बेहतरीन और पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को भी बेहतरीन पैगाम गया। और वो लोग, वो कुव्वतें जो एक कोशिश कर रही थी कि पाक और पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात खराब हो और पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई नफरत पैदा हो, तो उसको पाकिस्तानी अवाम ने भी, हुकूमत ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब आपको मैं बिल्कुल एक ऐसी ब्रेकिंग भी देता हूं, स्टोरी देता हूं, एक चीज बताता हूं कि बाकायदा 8 ऐसे यूट्यूब चैनल जो हैं उनके हवाले से सबूत मिल चुके हैं, अदारों को भी सबूत मिल चुके हैं, दीगर को भी, जो 8 यूट्यूब चैनल जो है जिनको अब इस्तेमाल किया जाएगा फिर दोबारा भारी फंडिंग करके सऊदी अरब पाकिस्तान के तल्लुकात खराब करने के लिए। कभी सऊदिया का बहुत ज्यादा तल्लुक इसराइल से जोड़ने की कोशिश करके नफरत पैदा करने की कोशिश की जाएगी, कभी कोई ऐसी झूठी खबरें फैलाई जाएंगी कि लोगों के अंदर एक नफरत पैदा हो। और इसके लिए बाकायदा 32 लोगों का या सिर्फ 32 लोगों का एक थिंक टैंक बना हुआ है जो इस पे काम कर रहा है। और इस हर सूरत में वो चाहते हैं 3 दिसंबर से, ये जो आपको डेट बता रहा हूं, 3 दिसंबर से वो एक नफरत अंगेज कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तानी कौम जो है ये तो हरमैन शरीफैन पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान सऊदी अरब का एक कितना करीबी रिश्ता है कि जो किसी सूरत में भी, किसी कुव्वत के कहने पे भी ना तो कम हो सकता है, ना कोई इसको तोड़ सकता है, ना इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी पाकिस्तानी कौम के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए जी राना साहब मुकम्मल कीजिए। एक खुशखबरी भी देते चले कि बिल्कुल कि आज की मेरी मुलाकात में यह भी उन्होंने बताया कि सऊदी अरब जो है वो जनवरी में मुकम्मल तौर पर अगर कोरोना कंट्रोल हो गया तो मुकम्मल तौर पर उम्रे के वीजे खोलने लगे हैं। और खसूसन आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सिस्टम लाने लगे हैं कि अब एजेंट माफिया से भी आपको निजात मिल जाएगी, बाकी चीजों से भी निजात मिल जाएगी, और वहां जो लोग जाएंगे उन्हें बेहतरीन सफरी और हैशी सहूलियात भी मुहैया होंगी, सस्ती होंगी। और वहां पर बाकायदा सऊदी अरब में जितने लोग जाएंगे ज़ायरीन उम्रा, उनकी वैक्सीन जो है, जो शायद बहुत महंगी है, वो भी सऊदी हुकूमत की तरफ से उन्हें फ्री दी जाएगी। और लोग जो देखें इन हालात में, आज भी आपने देखा कि जुमे
जुमे का दिन था, हरम पाक में किस तरह रौनक थी, किस तरह लोग वहां पे उम्रे की अदायगी कर रहे थे, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इस मस्जिद नबवी के अंदर भी आपने देखा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह लोग वहां पे मौजूद थे, जुमे की अदायगी हुई, सलाम अर्ज किया गया, सलाम पेश किया गया, वहां पे हाजिरी दी गई। तो बेहतरीन इंतजाम जो है आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए मजीद ये खुशखबरी भी है। और दूसरा जो मैंने इंतजाम किया है कि जो किए जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा करने वालों से अवाम को बाखबर रहना चाहिए, जो इंकशाफात राना साहब कर चुके हैं उसके बाद इन अनासिर की निशानदही भी होनी चाहिए और इनके प्रोपेगेंडे से अवाम को बचना चाहिए। भट्टी साहब, जो ताल्लुकात होते हैं उनमें वक्त के साथ साथ बदलाव आता रहता है, कभी ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं, कभी आमियाना से हो जाते हैं। आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत में पाक सऊदी ताल्लुकात कैसे रहे? यस सर, आपने बिल्कुल सही निशानदही की। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन जो एक ताल्लुक है, जो रिश्ते की बुनियाद है, उससे दुनिया की कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती, उसमें कोई लग़ज़िश नहीं आ सकती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये एक हकीकत है कि रियासतों के मबैन जो आपस में ताल्लुकात होते हैं वो भी बहुत हसास नवैयत के होते हैं, और रियासतों के अपने मफादात और अपनी तरजीहात की वजह से उनमें कभी कभार ज़्यादा और कभी कभार कम उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलता है। इस वक्त हम देखें तो एक रीजन के अंदर जहाँ पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल पावर शिफ्ट का एक प्रोसेस जारी है। रीजनल जो पावर्स हैं उनके मबैन एक कशमकश की फ़िज़ा, एक डिफरेंट चैलेंजेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो एक नई इंटरनेशनल अलाइनमेंट है उसको सामने रखते हुए अपने आप को असर नौ मुरतब करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब आप ऐसे क्रिटिकल सिनेरियो में होते हैं तो फिर जो दुश्मन ताकतें हैं वो उसको एक्सप्लॉइट भी करती हैं, और वो देखती हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके जो ग्रे एरियाज़ हैं उसको वो हिट करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से कुछ इस टाइप का फिर एक फ़ज़ा बनती है। लेकिन उस फ़ज़ा का तोड़ करना होता है वक्त के हुक्मरानों ने, हुकूमत वक्त ने। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारे यहाँ सियासी जहमीले पड़े हुए हैं और जो जिस किस्म की सियासी गहमा गहमी और एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है, उसकी वजह से हुकूमत की भी बहुत सी तवानाई उस तरफ खर्च हो जाती है ना कि खित्ते के अंदर जो बदलते हुए हालात हैं उनको पेश नज़र रख के हर मामले को टाइमली टेकअप करने के हवाले से। तो उस वजह से कुछ मुश्किलात तो इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, जो आने वाले दिनों में शायद हुकूमत तवज्जो दे, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे, अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करे, किस तरीके के साथ इंगेज करने हैं, कहां पर गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, तो शायद चीजें कुछ बेहतर हो सकती हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि माजी में जब थोड़ी कशीदगी देखी गई थी सऊदी अरब और ईरान के माबैन, तो पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया था, वो मुस्तकबिल में भी अदा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी में अपने हमसाया मुल्क का, अपने बरादर मुल्क से ताल्लुक मजीद मजबूत करने में क्या किरदार अदा किया? बात यह कि जो खींचातानी रीजनल, जैसे भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया, जो रीजनल खींचातानी है वो दहाइयों से चल रही है, और उसकी समटाइम्स सूरत ऐसी हो जाती है कि मुल्क चाहते हुए भी उस तरह से मामलात को हल नहीं कर पाते। और ये बेहतर है कि बजाय इसके कि उस पर तलखी को बढ़ाया जाए, उसको कम से कम वक्ती तौर पे जो है अंडर द कारपेट कर दिया जाए, ताकि किसी मुनासिब मौके के ऊपर नए सिरे से बात करके मामलात को बेहतर किया जा सके। तो पाकिस्तान जो है उस पर यकीनन सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रस्ट डेफिसिट तो कभी भी नहीं रहा। इंडिविजुअल्स के दरमियान शायद कुछ हो सकता है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दरमियान था, एक जो सुनने में और देखने में आता था, लेकिन स्टेट टू स्टेट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक तारीखी ताल्लुक है और जो स्ट्रेटजिक ताल्लुक है वो तो कभी भी उसमें कोई दरार ना पैदा हुई है ना हो सकती है। जहाँ तक हमारा मजहबी हवाले से ताल्लुक है वो तो 1400 साल पुराना है और रहती दुनिया तक वो रहना है, उसमें तो कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। और मशरक़ वुस्ता में ओवरऑल पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, अगर आप देखें तारीखी हवाले से भी मजहबी हवाले से भी, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, खुसूसन सऊदी अरब और यूएई से। सिंध हुकूमत ये एतराज़ करती है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व हो, वो प्रोजेक्ट जो हैं वो सियासत की नज़र हो जाते हैं, वो वफाकी हुकूमत ताउन नहीं करती। लेकिन देखना यह भी होगा कि सिंध की हुकूमत ने जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था उन प्रोजेक्ट्स का क्या बना। कराची मलीर एक्सप्रेस वे की बात की जाए, 2010
10 में मंसूबा अनाउंस हुआ, 12 में उसे शुरू होना था, लेकिन 10 साल तकरीबन बीत चुके हैं। अगर 12 में भी शुरू हो तो 8 साल तो बनते हैं, अभी तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। कौन कौन से मसाइल उसके दरमियान आए, कौन कौन से प्रॉपर्टी टाइकून्स थे जिन्होंने उस मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने दिया, इसी पे बात करेंगे। खबर साहब, 8 साल इस मंसूबे के कौन खा गया, किस वजह से यह मंसूबा मुकम्मल ना हो सका? क्या इसकी जिम्मेदारी भी सिंध वफाक पे डालती है या फिर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी कबूल करती है? देखिए जी, कराची जो है ना, कराची हमारा चेहरा है अक़वाम आलम में। आप देखें कराची के जो साथ के शहर थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कराची दुनिया के 10 बड़े शहरों में आता है। आप शंघाई को देख लें, आप मुंबई को देख लें, आप जापान के टोक्यो को देख लें, आप तुर्की के इस्तांबुल को देख लें, वो शहर चकाचौंध रोशनियों में नहा रहे हैं। लेकिन हम 74 साल बाद आज़ादी के कराची की तरक्की देखने को तरस गए हैं। उसमें कुछ वफाक का मसला होता है तो कभी सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके मफादात और सियासी मफादात आड़े आ जाते हैं। जिस मंसूबे की बात आप कर रहे हैं, ये मंसूबा 2010 का मंसूबा है। 10 साल बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। 39 किलोमीटर पर मबनी ये मंसूबा था और इस पर 40 अरब खर्च होने हैं, जबकि इस पर इब्तदा में 5-10 अरब रुपए का तखमीना था, जो बढ़ते बढ़ते 4 दफ़ा इसके शुरू करने के ऐलानात किए गए और चारों दफ़ा नहीं शुरू हो सका। इस नवंबर में हम बैठे हुए हैं 2020 में, इसके दूसरे हफ्ते में वज़ीर आला सिंध ने इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सिंध हुकूमत की तरजीहात में नहीं है। अभी तक हम ऐसा कोई डेकोरम या ऐसा कोई मामला नहीं बना सके कि हम अपने सियासी मफादात पुष्ट रख कर और जो दूसरे टाइकून्स हैं या इदारे हैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करके कोई ऐसा फार्मूला तरतीब दें कि कम अज़ कम कराची की तरक्की ना रोक सके। कराची आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना ये है कि हम इसी तरह आपस के इख्तलाफात की भेंट चढ़ा देंगे सारे मंसूबे। अभी देखें कराची में जितने भी मंसूबे हैं, 2015 में शुरू हुआ इसका मंसूबा मेट्रो का, 2020 तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन उससे बड़ी ये मिसाल है, ये 39 किलोमीटर में इसमें 4 जो है फ्लाई ओवर आने थे और 8 अंडरपासेस बनने थे। इससे कराची की तकदीर बदल जानी थी, और कराची की तकदीर बदलने का मतलब ये है कि हम कराची की तकदीर बदलने के लिए सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना लाजिम है, लेकिन एक दहाके ये एक पेज पर नहीं आ सके। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर, मुआशी इख्तलाफात की बुनियाद पर प्रॉपर्टीज माफिया जो टाइकून हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं। अब एक मंसूबा जो 10 अरब की लागत से कम था उसे इतनी तवालत दी गई कि वो 40 अरब तक पहुंच गया, लेकिन मंसूबा अभी भी मुकम्मल नहीं हो सका। बहुत से सवालिया निशान हैं जिसके जवाबात सिंध हुकूमत को देना होंगे। नाज़रीन, कोरोना के बढ़ते केसेस और अपोजिशन के वफाकी हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात बारे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी तई लोगों को मजबूर कर रही हैं, लोगों से दरख्वास्त भी कर रही हैं। बहुत सी जगह पर अमल दरामद करवाया भी जा रहा है। बहुत सी जगहों पर खिलाफ कानून जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां पर उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए उन पर इक़दाम भी किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन किसी हद तक इसको काबू उस वक्त ही किया जा सकता है कि जब अपोजिशन अपने जलसों को मनसूख कर दे, लेकिन अपोजिशन जलसों को मनसूख करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। राना साहब, अपोजिशन जो है उसमें PDM का जो प्लेटफॉर्म है, इत्तलात ये भी हैं, आप ही की खबर है कि बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि जलसे मनसूख कर दिए जाएं, लेकिन 2-3 बड़ी जमातें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि मनसूख ना हो। तो ये क्या एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो पाएंगी? क्या जो ख्वाहिश है वफाकी हुकूमत की उसका अमल दरामद हो पाएगा? देखें यासर, अमल दरामद ज़रूर होगा। मैं आपको यह भी एडवांस में बता दूं, सिर्फ एक जलसा मैक्सिमम अपोजिशन और करेगी और उसके बाद अपोजिशन को पीछे हटना पड़ेगा। मैं आपको ये बिल्कुल ब्रेक कर देता हूं कि PDM के होने वाली एक मीटिंग में
बाकायदा ये डिस्कस हुआ और उसके बाद टेलीफोनिक इनके आपस में राब्तों में ये डिस्कस हुआ कि जनाब कोरोना जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और हुकूमत ने अपने जलसे ख़त्म कर दिए हैं, तो हमें भी अपने जलसों को ख़त्म कर देना चाहिए और सियासत को किसी और तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए। तो ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस पर 7 जो जमातें थी पीडीएम की, उन्होंने इस पर कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही करना चाहिए। हमें पहले अवाम की नफ्स देखनी चाहिए, अवाम को देखना चाहिए, और खुदा ना खास्ता हमारे जलसों से कोरोना ज़्यादा फैला तो हमारे साथ इतना बुरा सियासी हाल होगा हमारा कि लोग हमें वोट देना तो दूर की बात, हमें गालियां निकालेंगे। ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। मगर मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई ये अभी तक बज़िद है कि हर सूरत में जलसों को करना है, उसी तरीके से करना है, खुल डुल के करना है, जो मर्जी हो जाए, हमने पीडीएम की तहरीक को नहीं रोकना। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी जो है ये इस वक्त जी पीपल्स पार्टी दरमियान में खड़ी है। पीपल्स पार्टी का जो थिंक टैंक है उसने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि हमें जलसों को रोक लेना चाहिए क्योंकि हमारा वज़ीर आला जो है वो कोरोना का शिकार हो गया, हमारे सेक्रेटरी कोरोना का शिकार है, हमारे मिनिस्टर कोरोना का शिकार है। और जब हम खुद कह रहे हैं कि सिंध के अंदर पंजाब से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, कराची में लाहौर से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो फिर हम किस तरह पीछे नहीं हटेंगे? और अगर हम पीछे नहीं हटते और हम जलसे जुलूस ही करते हैं तो आने वाले दिनों में अगर कोरोना वाकई हकीकत में बहुत फैल गया तो फिर अवाम हमारे साथ वो करेगी जिसके इंतहा नहीं। बल्कि एक मीटिंग में यह भी कहा गया कि अगर हुकूमत ने ज्यादा कोरोना फैलने पर अब लॉकडाउन कर दिया तो उसका क्रेडिट हुकूमत लेगी कि अपोजिशन की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, और उसका नुकसान सारा अपोजिशन को होगा। ट्रेडर्स, आम आदमी जो है जो कल तक उसके साथ है वो शायद साथ नहीं रहेगा। अब मामला जाके जो जहां पे अटका हुआ है वो है मौलाना फजलुर रहमान, वो है मरियम नवाज, वो है महमूद खान अचकज़ई। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने तो यहां तक कह दिया मोहतरमा ने कि अगर पीडीएम अपने जलसे मुलतवी करेगी तो मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट अपने जलसे करेगी। और मौलाना ने कहा जी मैं तो जलसों में जाऊंगा। अब मामला किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, अंदर इख्तलाफ पड़ चुका है, इख्तलाफ के बाद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक इत्तला मेरे पास यह भी है कि हो सकता है कि एक इनका जलसा और हो जाए, मगर उस जलसे के बाद जो है ये इनको जलसे मुलतवी करने पड़ेंगे, और अगर ये जलसे मुलतवी नहीं होते तो पीडीएम जो है वो टूट भी सकती है। यानी आपको लाहौर का जलसा होता दिखाई नहीं दे रहा। खबर साहब, एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान लाहौर का जलसा मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सही खबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी कोरोना का शिकार हो चुकी है। आप इस पे क्या राय रखते हैं, और क्या अगर वो शिकार हो चुकी है तो वो सियासी अमल को करंतना कर लेगी? यासिर, ये सवाल आपका मुझसे है? जी जी। मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो कोरोना का दूसरा स्पेल आया है, माहिरीन के मुताबिक और डॉक्टरों के मुताबिक और WHO के मुताबिक, ये कोरोना का दूसरा स्पेल पहले स्पेल से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त जो रोज़ाना केसेस कराची में और सिंध में निकल रहे हैं या पाकिस्तान में निकल रहे हैं, ये पिछले स्पेल में कोरोना के उरूज के दौर में जो निकल रहे थे वो इसकी इब्तदा में निकल रहे हैं। आने वाले दिनों की तस्वीर बड़ी भयानक दिखाई जा रही है और बताई जा रही है कि कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो खबर साहब, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे हालात में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कहां पे खड़ी दिखाई देती है? देखिए जी, वो पीपल्स पार्टी, जिस तरह राना साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त कराची में और सिंध में तो पीपल्स पार्टी खुद कोरोना की जद में है। हमारे सीएम साहब जो कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ते रहे और बड़ी मर्दानावार जंग लड़ी है, लेकिन वो इस वक्त खुद कोरोना का शिकार हैं। 2-3 वज़रा भी कोरोना का शिकार हैं और कई ऑफिसर्स कोरोना का शिकार हैं। वहाँ इनके जो सेक्रेटेरिएट हैं वहाँ दाखिले पर पाबंदी है, वहाँ लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमें अब कानून साजी की तरफ जाना होगा। कानून, क्योंकि कोरोना ये जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है, इसके लिए कोई खुशखबरियाँ मौजूद नहीं है, ना साइंसदानों ने कोई
खुशखबरियाँ दी हैं, ना कोई WHO ने खुशखबरी दी। वो कहते हैं कोरोना के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर हमें कोरोना के साथ यानी आपकी नजर में कानून साजी की जरूरत है। राव साहब, आपको पता होगा मानसेहरा जलसे की इजाजत नहीं दी गई थी, उसके बावजूद PMLN ने जलसा कर लिया। पेशावर जलसे की भी इजाजत नहीं मिल रही, PDM कहती है जलसा करेंगे। तो क्या विफाकी हुकूमत इन्हें जलसों से रोक पाएंगी? क्या मेज पर ला पाएंगी इन्हें? कोरोना के मामले पे, बाकी दीगर सियासी उमूर पे या इलेक्शन रिफॉर्म्स पे तो वो नहीं बैठना चाहते। देखिए, यासर बड़ी बदकिस्मती है, एक कॉमन सेंस होती है। अगर तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कोरोना फैल रहा है, तो चलो हो सकता है PDM के जलसा रोकने के लिए वो कह रही हो, ये उनका एक शक हो सकता है और वो इस जिद में भी पड़ सकते हैं कि जी हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में आप ट्रेंड देखें, अमेरिका में देखें, इटली में देखें, स्पेन में देखें, बरतानिया में देखें, जहाँ मर्जी देख लें, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें, एक नई लहर आई है। ये एक हकीकत है और इस हकीकत से आंखें चुराना कोई बेवकूफ़ ही चुरा सकता है। ये कोई PTI की गवर्नमेंट इस जलसों को रोकने के लिए नहीं कर रही, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको तस्लीम करना मेरा ख्याल है कोई शिकस्त नहीं होगी किसी की भी। और ये PDM को ये बात माननी चाहिए। वो हटदर्मी है, हटदर्मी वो करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, उनके जो मकासद हैं उस पर हम बहुत सी डिबेट भी कर चुके हैं। वो समझते हैं कि जनवरी तक शायद इमरान खान साहब को रुखसत करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं कितनी जनवरियाँ उनको देखनी पड़ेगी अभी इस इंतज़ार में। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपोजिशन के जो PDM के अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो प्रिवेल करेगा। अगर मुस्लिम लीग नून इंडिविजुअली जाके करना चाह रही है तो वो फिर उनकी सवाबदीद है, वो अपने रिस्क पे करें। हुकूमत क्या इक़दाम करती है, उस पर किस तरह से उनको रोकने की कोशिश करती है, ये बिल्कुल हुकूमत को करना भी चाहिए, कानून साजी हो ना हो भले, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को मौत के मुंह से जाने से बचाए। और ये सबसे बड़ा जो बार बार जो एक बात इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी करते हैं, इमरान खान साहब भी एम्फसाइज करते हैं, शायद इतनी सिविरिटी ना हो, लोग इतने ज़्यादा शिद्दत ना हो लोगों को बीमारी के बाद, लेकिन जब आपके अस्पताल ओवररन हो जाएंगे, पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे, आप उनको केटर नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित हो सकता है। जिस शख्स की जान बच भी सकती है शायद उसकी भी आप फिर ना बचा सके। आपके पास दवाइयाँ ना हो, आपके पास बेड ना हो, आपके पास वेंटिलेटर अवेलेबल ना हो उतने जितने लोगों में ये वबा फैल जाए। तो मेरा ख्याल है कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए इनको। जो जाहिर बात है के स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे थे, एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। अगर हम उस पहले फेज से निकल आए तो दूसरे फेज से निकलने की कुछ थोड़ी बहुत जहनी इस्तेमाल की जरूरत है। आप जहनी तौर पे खुद को बड़ा रखें। अगर अवाम के बचाव के लिए, अवाम की भलाई के लिए आप तहरीक चला रहे हैं तो अवाम की सेहत का भी ख्याल कीजिए, अवाम की जान का भी ख्याल कीजिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने समुद्री हुदूद में मुल्की सिक्योरिटी को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मैरीटाइम जोन्स एक्ट 2020 जो है वो उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इससे जो पाकिस्तानी पानियों की हुदूद होगी उसके अंदर बहरी जहाज को आने के लिए पेशगी इत्तला देना जरूरी होगी। इसके अलावा दीगर कौन कौन से उमूर देखने होंगे, भट्टी साहब से जानेंगे। भट्टी साहब, पहले कवानीन क्या हुआ करते थे, तरीकाकार क्या हुआ करते थे, और अब जो नया एक्ट मैरीटाइम जोन्स 2020 का मंजूर किया गया है उसके जो 36 सेक्शंस हैं उसका लुबे लुबाब क्या है? यासरी, मामला यह है कि पहले 1958 के अंदर जेनीवा कन्वेंशन के तहत समुद्री हदूद का जो तयन हुआ उसके अंदर वहाँ से कैसे बहरी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कौन सी किस तरीके के साथ उसको ऑपरेट करना है, तो बहुत से उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने 1976 के अंदर मैरीटाइम एक्ट 1976 मंजूर किया था, इम्प्लीमेंटेड था। लेकिन उसके बाद बहुत से हालात बदले, दुनिया को ख़तरात बदले और बिलखसूस जो किसी भी मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी और उसकी सालमियत से मुतल्लिक जो चैलेंजेस होते हैं उनकी नवैयत भी बदली। जिसके बाद हमने देखा कि 1982 के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी ये जब सामने आया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने उस कन्वेंशन पर दस्तखत किए और पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए। उसके बाद दोबारा ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तान को अपने कवानीन के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान अपनी जो सालमियत है और उसके साथ जो उसकी सिक्योरिटी है
उसको मैक्सिमम लेवल तक इंश्योर कर सके और कोई भी दीगर मुल्क उसका कोई बहरी जहाज़ है या उसका कोई एलिमेंट्स पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर के अंदर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनके खिलाफ पाकिस्तान के कवानीन के तहत मौसर कार्रवाई हो सके, उसकी एक आप कह सकते हैं लकूनाज उसमें मौजूद थे, जिसको रिमूव करने के लिए अब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मैरीटाइम जोन एक्ट 2020 मुतारिफ करवाया जाए। वजारत दिफा ने समरी मूव की, वफाकी काबीने से इसकी मंजूरी हासिल कर ली गई है। अब ये कानून बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो कि 34 सेक्शंस पर मुश्तमिल है पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश होगा, जिसके अंदर दो टोक अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में बिलखसूस मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने ऑफ शोर ड्रिलिंग की केकड़ा 1 ब्लॉक के अंदर, उस ड्रिलिंग के आगाज़ हालांकि वो पाकिस्तान की समुद्री हदूद में था, लेकिन भारत ने बहुत ज़्यादा उस मामले को रेजिस्ट किया था और बहुत से मसाइल थे। इवन कराची से जब पाकिस्तान जो इसे कंक्लूड कीजिएगा, मेरे पास उसके जब हेलीकॉप्टर उड़ते थे जी, तो बहुत से मसाइल थे। उन मसाइल को हल करने के लिए ये नया कानून इसका ड्राफ्ट मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद कोई किसी भी गैर मुल्की कंपनी का बहरी जहाज़ वार वो जंगी जहाज़ हो या न्यूक्लियर पावर शिप्स हो या कोई किसी जहाज़ के ऊपर मुल्की गैर मुल्की करेंसी की लोडिंग अनलोडिंग की जा रही हो वहाँ पर, या ह्यूमन की लोडिंग अनलोडिंग की जा रही है, उसकी ममानत होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उस मुतलका जहाज को पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत जब्त कर लेगी और जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस होंगे 5 साल तक उनको जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस रहे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर पेशगी इत्तला ना की गई तो जहाज को भी जब्त किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब, सईद खावर साहब और राना मोहम्मद अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।